ठीक, आज जो है आज की क्लास सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था से होगी। ठीक है, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। सल्तनत काल में जो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया था, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया, प्रशासन का मुखिया सुल्तान था। ठीक है, वैसे ही जैसे राजतंत्र में हुआ करता था, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान था। बलवन एवं अलाउद्दीन के समय में ये बात ध्यान रखना है कि बलवन एवं अलाउद्दीन इन दोनों के समय में क्या था? बलवन एवं अलाउद्दीन के समय में अमीर अमीर से यहां संपत्ति से मतलब नहीं है, जो उनके अमीर वर्ग मतलब जो उनके सरदार की तरह होते थे, अमीर वर्ग प्रभावहीन हो गए थे, प्रभावहीन हो गए थे। अमीर वर्ग जो थे वो प्रभावहीन हो गए थे। ठीक है, अमीरों का महत्व अब जैसे जिस ढंग से बलवन और अलाउद्दीन के समय में अमीर वर्ग प्रभावहीन हो गए थे, उसी समय लोदियों के अंतर्गत लोदी वंश के शासनकाल में, ठीक है, अमीरों का चरमोत्कर्ष काल था। चरमोत्कर्ष, ठीक, चरमोत्कर्ष काल कब था? अमीरों का चरमोत्कर्ष काल था लोदी वंश के शासन में। लोदी वंश के शासन में अमीरों का चरमोत्कर्ष काल था। ठीक है, सल्तनत कालीन परिषद में को क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत। ठीक, मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत। ठीक, किसको कहते थे? मंत्रि परिषद को। मंत्रि परिषद का नाम था मजलिस ए खलवत, है ना? अरे भाई, जैसे अपने यहाँ संसद कहते हैं तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, तो अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, ये जो सर्वोच्च सभा है। ठीक है, उसी तरह मंत्रियों में भी अलग नाम है। मजलिस ए खलवत उस समय मंत्रि परिषद को कहा जाता था। ठीक है, मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। कहां पर? मजलिस ए खास, मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। मजलिस ए खलवत, खलवत की बैठक होती थी, बैठक होती थी। ठीक, मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। किसमें? बार ए खास में। ठीक है, किसको बुलाता था? दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों, रईसों, दरबारियों, खानों, रईसों। ठीक है, दरबारियों को भी बुलाता था, खानों को भी बुलाता था, रईसों को भी बुलाता था, मालिकों और अमीरों को भी, अमीरों और मालिकों, इतने लोगों को सुल्तान बुलाता था। किसमें? बार ए खास में। क्या उसको कहते थे? बार ए खास, बार ए खास। इसमें दरबारियों, खानों, रईसों, अमीरों, मालिकों, इन सभी को बुलाया जाता था। ठीक है,
बार ए आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। कहां पर? बार ए आजम, बार ए आजम, इसमें सुल्तान राजकीय कार्यों का, राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था, अधिकांश भाग पूरा करता था। ठीक है, अधिकांश भाग पूरा करता था। ठीक। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामले, पवित्र स्थानों, योग विद्वानों, धर्म परायण लोगों को वजीफा देता था। कौन कौन देता था? दीवाने रियासत। ठीक है, दीवाने रियासत का काम क्या था? सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों, योग्य विद्वानों, धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों और योग्य विद्वानों। ठीक, मतलब ये बौद्धिक वर्ग भी था और धार्मिक मामला भी था। धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों, योग्य विद्वानों, धर्म परायण लोगों को वजीफा देता था। वजीफा मतलब सहायता राशि इनको मिलती थी। धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों, ठीक है, पवित्र स्थानों, योग्य विद्वानों, धर्म परायण लोगों, इन सभी को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष कौन होता था? दीवाने रियासत का सदर होता था। ठीक है, और वो साधारणतः प्रधान काजी होता था। इसका अध्यक्ष सदर होता था और साधारणतः प्रधान काजी भी होता था। साधारणतः प्रधान काजी। ठीक, साधारणतः ये प्रधान काजी होता था। ये है कुछ जी के सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित। ठीक है, और ये जो सदर होता था या काजी जो होता था, वह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। काजी कहाँ का होता था? काजी न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। ठीक, यही काजी जो कि दीवाने रियासत को देखता था सदर के नाम से, और वही काजी न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। ठीक है, और अगला विभाग था दीवाने इंसाफ। दीवाने इंसाफ क्या नाम था? दीवान ए इंसाफ। ये पत्राचार से संबंधित विभाग देखता था। पत्राचार से संबंधित मतलब कि पत्राचार वाले काम इसी के द्वारा किए जाते थे, वो चाहे जहां से, चाहे विदेश से हो, चाहे राज्य के अंदर हो। पत्राचार से संबंधित कार्य किसके द्वारा? दीवाने इंसा के द्वारा देखा जाता था। दीवान इंसा, ठीक है, दीवान ए इंसा के द्वारा पत्राचार देखा जाता था। ठीक है, और साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, ये दूत वरीद कहलाते थे, जो साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए, जो गतिविधियां होती थी, गतिविधियों कहां? साम्राज्य के विभिन्न भागों में
इन गतिविधियों की जानकारी के लिए जो जिम्मेदार था वो वरीद होता था। क्या? उस पद का नाम वरीद था, वरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज्यादा विश्वासपात्र लोग ही वरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। महत्वपूर्ण पद था, इसलिए ज्यादा विश्वासपात्र ही वरीद होते थे। ज्यादा विश्वास पात्र जो होते थे वही वरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, ज्यादा विश्वास पात्र लोग नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। लोक निर्माण विभाग, इसको फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था। फिरोज तुगलक, ठीक, फिरोज तुगलक ने निर्माण विभाग की स्थापना किया था, जिसको आज हम PWD के नाम से जानते हैं। ये नहरों या भवन निर्माण आज के लिए उस समय जिम्मेदार था। नहरों, भवन निर्माण, ठीक, जैसे कार्य ये लोक निर्माण विभाग ही करता था। लोक निर्माण विभाग, ठीक है। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। अब ये ध्यान रखिए, इक्ता क्या है? सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा था, प्रांतों में, जिसको क्या कहा जाता था? इक्ता, इक्ता या सूबा, इक्ता या सूबा। ये सल्तनत कालीन की महत्वपूर्ण विशेषता है, ये इक्ता। आगे चल करके ये मुगल काल में मनसबदारी महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है। यहां पर इक्ता था, ये ध्यान रखिएगा, और आगे चल के मनसबदारी हो जाता है। इक्ता या सूबा क्या होता था? प्रांतों में बटा था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। सूबा, ठीक, सूबा, इक्ता या सूबा कहा जाता था। ठीक है। यहां का शासन नायब या वली या मुक्ति द्वारा होता था। शासन किसके द्वारा होता था? शासन नायब या वली या मुक्ति द्वारा। इतने पदों का ये नाम था, नायब या वली या मुक्ति द्वारा होता था। एकताओं को सिकों, ठीक, एकता किसमें बढ़ती थी? एकताओं को सिकों में बांटा जाता था। सिकों, ठीक है। सिकों को हम अभी के उदाहरण से जिला भी कह सकते हैं, जिला, ठीक। तो ये एकता जो थे वो सिकों में विभाजित थे। यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी था वो सिकदार था, ठीक। ये सिकों में विभाजित था और प्रमुख अधिकारी क्या कहा जाता था? सिकदार। प्रमुख अधिकारी सिकदार। ये सिकदार सैन्य अधिकारी भी होता था, ये भी ध्यान रखिएगा। सिकदार सैन्य अधिकारी भी होता था, ठीक है। मतलब ये जो सल्तनत काल प्रांतों या एकताओं में बटा था, एकताओं को सिकों में बटा गया था। सिकों, आप इसकी तुलना जिलों से कर सकते हो। तो जो इसका प्रमुख अधिकारी था वो सिकदार था, लेकिन ये सिकदार जो था ये सैन्य अधिकारी भी था। यहीं पर प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का मिलन है ना, मतलब यहाँ दोनों का अधिकारी होता था ये सिकदार, जबकि ऐसी इस समय ऐसा कोई पद नहीं है, ठीक है। तो सिकों को परगनों में विभाजित किया जाता था, ठीक है। और सिकों को परगनों में और परगनों को पर इसका जो मुख्य अधिकारी था आमिर हुआ करता था। मुख्य अधिकारी आमिर, ठीक है, आमिर हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में
परगना जैसी शब्दावली अभी प्रयोग होती है, और ये हालांकि इसकी तुलना हम तहसील से नहीं कर सकते। पहले एसडीएम को मुख्य परगना अधिकारी कहा जाता था, अब एसडीएम तहसील एक किसी तहसील का अधिकारी होता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। किसी किसी राज्य में ये अनुमंडल का अधिकारी होता है, अनुमंडल या उप जिला जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर परगना शब्दावली अभी प्रयोग होती है, जो कि तहसील के अंतर्गत कई ग्रामों का समूह होता है। ठीक, तो उसका अधिकारी उस समय आमिर था। सिख जो को परगनों में विभाजित किया जाता था। सिख को आप तुलना कर सकते हो जिलों से, ठीक, और उसी के अंतर्गत परगने होते थे। आप ये कह सकते हो कि तहसीलों से ये छोटी इकाई होती रही होगी, जैसे वर्तमान में तो तहसीलों से छोटी इकाई है। ठीक, तो इसका आमिल जो है मुख्य अधिकारी था। मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। कौन? मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। निश्चित करने वाला, ठीक, लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी कौन था? मुशर्रिफ जो है ये लगान को निश्चित करता था। कितना किसको लगान देना है इसका निर्धारण मुशर्रिफ ही करता था। ठीक है, ये रहा मुशर्रिफ का पद। ठीक, एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर या सदा नामक अधिकारी करता था। अमीर ए सदा, कौन? अमीर ए सदा। ये एक शहर का अधिकारी होता था या 100 ग्रामों का? 100 ग्रामों का। कौन? अमीर ए सदा। ठीक, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी छोटे जमींदार होते थे और मुकद्दम मुखिया होते थे। ठीक है, ये ग्राम ये क्या होती थी? सबसे छोटी इकाई। इसमें जो प्रभावी व्यक्ति था वो मुकद्दम था। मुकद्दम या मुखिया कह सकते हो, मुखिया होता था। ये प्रभावशाली गांव का व्यक्ति था, या छोटे जमींदार भी होते थे। ठीक, उनको खुद कहा जाता था। खुद ये क्या थे? छोटे जमींदार। खुद जो है ये छोटे जमींदार हुआ करते थे। और ग्राम में एक अधिकारी जो है पटवारी भी हुआ करता था। ग्राम में पटवारी भी हुआ करता था। ये ग्राम लेवल का उस समय अधिकारी था। पटवारी आज भी होते हैं जो लेखपाल के नाम से, है ना? तो लेकिन इनके पास कई गांव रहते हैं, तो उस समय पटवारी हुआ करता था। आज तो कई पद हैं गांव से संबंधित, जैसे विलेज वीडियो है और पंचायत सेक्रेटरी है। तो पंचायत सेक्रेटरी भी गांव लेवल का ही है ना? कई गांवों का पंचायत सेक्रेटरी एक ही होता है ज्यादातर। तो इस तरह आप तुलना कर सकते हो। सुल्तान की अस्थाई सेना को खासखेल नाम दिया गया था। अस्थाई सेना थी, अस्थाई सेना, इसको खासखेल, ये अस्थाई जो सेना थी इसको खासखेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के जो वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली, मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली। ठीक, मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को
सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार, ठीक है, सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। ठीक, जैसे इसमें आप कुछ देख सकते हैं, 10 अश्वारोही एक सर एक खेल, मतलब 10 अश्वारोही पर एक सर एक खेल। ठीक, 10 अश्वारोही पर एक सर एक खेल, फिर 10 सर एक खेल, 10 सर एक खेल, 10 सर एक खेल पर था क्या, एक सिपह सालार। ठीक, इसी तरह 10 सिपह सालार पर क्या, 10 सिपह सालार पर एक अमीर होता था। ठीक है, और 10 अमीर पर एक मलिक, 10 अमीर पर एक मलिक, ठीक है, और 10 मलिक पर एक खान, 10 मलिक पर एक खान। ये क्या थी, वर्गीकरण की प्रणाली थी। ठीक है, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन भी होती थी, जिसे मंगलिक या अर्राद कहा जाता था। बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन, ठीक, उसको क्या कहा जाता था, मंगलिक और मंगलिक या अर्राद। ठीक, मंगलिक या अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। किसने किया था, इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। लाया कौन था, हाँ, इल्तुतमिश, सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, इक्ता प्रथा समाप्त किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। ठीक है, फिरोज तुगलक ने क्या किया, दोबारा शुरुआत। फिरोज तुगलक ने दोबारा शुरुआत किया। ठीक है, सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। कहां से घोड़े, तुर्की, अरब और रूस से। हाथी बंगाल से, ठीक, हाथी बंगाल से। सल्तनत कालीन जो कानून था, शरीयत, कुरान, हदीस। कानून किस पर आधारित था, कानून शरीयत, कुरान और हदीस। हदीस ये इस्लाम का कानून होता। ठीक, इसी पर सल्तनत कानून आधारित था। कानून शरीयत, कुरान, हदीस पर आधारित था। कब का कानून, सल्तनत काल का। ठीक है, मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। क्या, कुरान, हदीस, इजमा व कयास। किसके, मुस्लिम कानून के स्रोत।
मुस्लिम कानून के स्रोत। ये क्या थे? ये 4 स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा व कयास। इजमा, कयास, कुरान और हदीस, ये 4 स्रोत थे सल्तनत कालीन कानून के। ये 4 स्रोत थे। ठीक है। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। न्याय कब होता था? सप्ताह में 2 बार सुल्तान उपस्थित होता था। ठीक है। किस लिए? न्याय के लिए। न्याय के लिए सुल्तान सप्ताह में 2 बार उपस्थित होता था। ठीक है। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहते हैं। लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली, लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली, इसको मुक्ताई कहा जाता था। मुक्ताई। ठीक। इस मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। भूमि की नापजोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारण मशाहत कहलाता था। ठीक है। मशाहत। मशाहत क्या होता था? क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारण। लगान निर्धारण, इसी को कहते थे मशाहत। और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने किया था। ठीक है। शुरुआत अलाउद्दीन, किसने किया था? अलाउद्दीन ने इसकी शुरुआत किया था, मशाहत की। मशाहत की शुरुआत अलाउद्दीन ने किया था। पूर्णतः जो केंद्र के नियंत्रण में वाली भूमि थी, मतलब खालसा भूमि, खालसा भूमि, ये पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण वाली भूमि थी। केंद्र के नियंत्रण वाली भूमि है ना। अलाउद्दीन ने सबसे काफी जो भूमियां जब्त किया, सबको खालसा भूमि में परिवर्तित किया था अलाउद्दीन ने। ठीक है। और अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर किसमें? खालसा भूमि में परिवर्तित किया था। किसने? अलाउद्दीन ने दान की भूमि को वापस लेकर किसमें बदला? खालसा भूमि में। खालसा भूमि में। और ये खालसा भूमि पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में हुआ करती थी। ठीक है। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम भी आधारित थी। तो ये चांदी के टंके होते थे, टंके, और तांबे के दिरहम होते थे। चांदी के टंके और तांबे के दिरहम होते थे। देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल क्या था? देवल था अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। देवल ये सल्तनत काल में प्रसिद्ध था। सल्तनत काल में। ठीक। सल्तनत काल में देवल अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है।